Now I am going to take another colligative property, that is depression in freezing point. Depression in freezing point literally mean that there is a decrease in the freezing point. When there is a decrease in freezing point, if a solvent converted into a solution, suppose you have two container, same volume of container containing same amount of liquid into it. In one container, if you add some amount of salt, you will see the container containing salt will freeze at lower temperature in compared to the pure solvent. या हम ये कह दें कि दो कंटेनर को हम आइस जिसमें पानी रखा हुआ उसको आइस में कन्वर्ट करना चाहते हैं। एक कंटेनर में जिसमें हमने वाटर रखा है उसमें हम थोड़ा सा साल्ट ऐड कर दें, तो आप ये देखेंगे, आप ये ऑब्ज़र्व करेंगे कि जिसमें केवल पानी है वो 0 डिग्री पे फ्रीज़ कर जाता है, 4 डिग्री से फ्रीजिंग स्टार्ट हो जाता है और 0 डिग्री तक फ्रीज़ कर जाता है। लेकिन जिसमें आपने थोड़ा सा साल्ट ऐड कर दिया है, नमक ऐड कर दिया है, शुगर ऐड कर दिया है, वो माइनस में फ्रीज़ होगा, -10 डिग्री, -1 डिग्री, -2 डिग्री, वट एवर, दैट इज डिपेंड ऑन the nature of the solute added or the amount of solute added। तो हम जनरली बर्फ़ बनाने के लिए उसको बहुत लोअर टेम्परेचर पर उसको फ्रीज़ कराते हैं। या एक और एप्लीकेशन इसका है, जिस कंट्री में स्नोफॉल बहुत ज़्यादा होता है, सड़कें स्नो से पट जाती हैं, कई सेंटीमीटर तक स्नोफॉल पर डे हो जाता है, वहाँ स्नो को हटाने के लिए साल्ट का स्प्रिंकल करते हैं। साल्ट स्प्रिंकल करने से होता है क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट उसका लोअर डाउन हो गया, 0 से काफ़ी नीचे चला गया और वो फिर से मेल्ट होना शुरू हो जाता है और सॉफ्ट हो जाता है, जिससे उसको हटाना आसान होता है। तो दैट इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यहाँ पे एक ग्राफ है, अगर मैं ये कहूँ कि ये ग्राफ ये किसके बीच में है, वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, किसके लिए है, दैट इज द वेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर फॉर सॉल्वेंट, फॉर सॉल्यूशन आल्सो। अगर आप इसको देखें, सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है सेम टेम्परेचर पे वो सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम होता है। हमने आपको बताया भी था, अगर एक कंटेनर है, इस कंटेनर में हमने अगर प्योर सॉल्वेंट लिया तो सरफेस पे सिर्फ प्योर सॉल्वेंट के पार्टिकल ही होंगे, और अगर कोई फोर्स लगा, चाहे एटमॉस्फेरिक एनर्जी या हीट को एब्जॉर्ब किया, और ये इस सरफेस को जो इनवर्ड नेट फोर्स है इसको ब्रेक करके ये सरफेस छोड़ दिया, तो इस सरफेस को छोड़ने को कहते हैं, या तो कहेंगे इवेपोरेशन या कहेंगे वेपराइजेशन। अब ये वेपर, लिक्विड कन्वर्टेड इनटू वेपर, एंड दिस वेपर पार्टिकल कोलाइड विद द वॉल ऑफ कंटेनर एंड क्रिएट द प्रेशर, and that pressure is called vapor pressure. So the pressure created by vapor is called vapor pressure. I am explaining why the solution vapor pressure is lower than the solvent vapor pressure. In the pure solvent there is a only single kind of molecule at the surface, that is of solvent molecule, but in solution some places of the surface occupied by the solute particle. In this solution, actually we are talking about such solute which is non-volatile, means does not change into vapor। ये तो कहानी कुछ और हो जाएगी। तो ये जो सरफेस का एरिया है वो घट गया,
पहले जब प्योर सॉल्वेंट था, अगर हम इसको ड्रॉ करें, पिक्चरली शो करने की कोशिश करें, सपोज पहले प्योर सॉल्वेंट था, इसमें केवल सेम वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट वी आर टेकिंग, केवल सरफेस पे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल थे। जब इसको हमने सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर दिया, दिस इज द प्योर सॉल्वेंट, दैट इज सॉल्वेंट ओनली, दैट इज सॉल्यूशन। The surface contains only single kind of molecule, that is solvent molecule in the pure solvent, but in the solution the surface contains solvent as well as solute. Solute particle is green in color. This solute is non-volatile solute. Non-volatile solute means it can't change into vapor. Suppose these two container kept at a room temperature. In the first container at the surface only solvent molecules are present. In the second container there is a solvent as well as solute molecule at the surface present. So the surface area is decreased in the case of solution because some space of the surface occupied by the solute. तो अगर हम कहें सरफेस पे ही सॉलिड मॉलिक्यूल हैं, ऐसा नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट द सरफेस ओनली। इंटीरियर में भी होंगे, लेकिन सरफेस के मॉलिक्यूल ही वेपर बनाते हैं, इसलिए हम केवल सरफेस की बात कर रहे हैं। इसके सरफेस पे सॉल्यूट नहीं है, सरफेस एरिया ज़्यादा है, इसके सरफेस पे सॉल्यूट भी है, सॉल्वेंट भी है, सरफेस एरिया थोड़ा कम हो जाएगा, तो सरफेस से वेपर कम बनेगा, इवेपोरेशन कम होगा, वेपर कम बनेगा, तो वेपर प्रेशर भी कम होगा। कम अमाउंट में वेपर क्रिएट होंगे, कम वेपर प्रेशर होगा। तो ये तो एक्सप्लेनेशन हुआ कि व्हाई द सॉल्यूशन वेपर प्रेशर इज लोअर देन द सॉल्वेंट वेपर प्रेशर एट द सेम टेम्परेचर। इस ग्राफ को जरा अगर समझने की कोशिश करें, ये ग्राफ हम बता रहे थे आपको कि सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है, सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज करता है जैसे टेम्परेचर डिक्रीज करे, यानी या हम उल्टा कहें सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इंक्रीज करता है एज टेम्परेचर इंक्रीजेस। लेकिन चूंकि हम फ्रीजिंग की बात कर रहे हैं, तो फ्रीजिंग में टेम्परेचर लोअर डाउन होता है, टेम्परेचर लोअर डाउन होता है, इसलिए हम वेपर प्रेशर भी डिक्रीज करेगा, हम ऐसा कह रहे हैं। तो ये सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, एज टेम्परेचर डिक्रीजेस सॉल्वेंट वेपर प्रेशर आल्सो डिक्रीजेस। सिमिलर ग्राफ वी आर गेटिंग इन द सॉल्यूशन, बट दिस ग्राफ इज स्लाइटली लोअर देन दिस, आई एक्सप्लेन्ड ऑलरेडी। इन दिस ग्राफ द सॉल्यूशन वेपर प्रेशर आल्सो डिक्रीजेस as temperature decreases. At this temperature, this is the temperature at which the vapor pressure of solution become equal to the vapor pressure of solid. Actually solid material create less vapor, so the vapor pressure of solid is very less. You can say this is a very less vapor pressure. This vapor pressure of solution when approaches the vapor pressure of solid, then freezing occur. Then the phenomena of freezing occur, and the temperature is called freezing point. Freezing point. So you can say, scientifically you can say, the temperature at which the vapor pressure of solution become equal to the vapor pressure of solid is called freezing, and the temperature is called freezing point. So in the graph, this temperature is freezing point of, this is TF, freezing temperature of solution. This temperature is,
at this temperature the vapor pressure is very less. That vapor pressure is the vapor pressure of solid. In the case of solvent, this graph very like this. At this temperature, this vapor pressure of solvent equal to the vapor pressure of solid. See, यहाँ पे ग्राफ अचानक ऐसा डॉटेड लाइन से हमने दिखाया है. ये डॉटेड लाइन से इसलिए दिखाया गया है क्योंकि ये ग्राफ ये बता रहा है कि इस टेम्परेचर पे, दिस टेम्परेचर, द वेपर प्रेशर सडनली डिक्रीजेस एंड बिकम इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड. तो इस टेम्परेचर पे, दिस टेम्परेचर, एट दिस टेम्परेचर इज नोन एज TF0. This is the freezing temperature of solvent. In the graph you can easily see that the freezing temperature of solvent is higher than the freezing temperature of solution, and we can say that there is a depression or decrease in the freezing point. If you convert solvent into solution, there is a decrease in the freezing point. So the depression in freezing point represented by delta TF, and that is equal to freezing temperature of pure solvent, that is TF0, minus freezing temperature of solution, that is represented by TF. As I told, this depression in freezing point is a colligative property, hence depend on number of particle or number of molecule, or you can say concentration of solution. As much as solute dissolve in a solution, the freezing point of the solution decreases in the same way, same magnitude you can say. So here also the delta TF depend on again molality. In your book, this molality is taken as a concentration of solution, or represent the number of particle. The molality represent the number of particle. This delta TF depend on molality means greater the molality, greater the depression in freezing point. Hence, it's a colligative property. If you remove this proportionality, this delta TF is equal to the Kf, proportionality constant, into molality, or you can say this Kf, small k, is equal to delta TF by molality. From this equation we can give the definition of Kf. What is Kf? This is proportionality constant, also called cryoscopic constant, or you can also name it molal depression constant. How can you define this molar depression constant? This is a proportionality constant. This is nothing but is equal to delta TF in a special condition. What should be the condition? The molality is unity, 1 molal. Then this delta Kf is equal to delta TF. So you can write the definition like this. This molal elevation constant is depression in freezing point of 1 molal solution. This is the definition for
molar elevation constant, or you can say cryoscopic constant. Molar elevation constant is depression in freezing point of 1 molar solution. This equation become like this. This delta TF is equal to 1000 into Kf, molar elevation constant, into W2 by M2, that is a molar mass of solute, into W1, WA I am writing here. This is WB. What is WB? WB is the mass of solute. In the equation, this is the expression for molality. This is expression for the molality, and this is molar elevation constant, this equation. From where we get this equation, we write the value of molality. Molality is equal to mass of solute into 1000 by molar mass of solute into mass of solvent in gram. This is the expression for molality. Okay. Many question may ask in your examination that is based on this equation or this equation. This is depression in freezing point. We will, okay, one question I want to ask: can we take any other concentration unit in place of this molality? Pause. I am taking one numerical problem related to the depression in freezing point. This numerical problem is 1 gram of non-electrolytic solute. Non-electrolytic means that does not dissociate into ions. If it is mentioned electrolytic solution, or if any salt is given, then we should use the want-of factor. Separate video for that. I made the separate video for that. This calculation only for the non-electrolytic solute. Suppose it is not mentioned whether it is electrolytic or non-electrolytic. It is written 1 gram of glucose dissolved. Glucose means non-electrolyte. 1 gram of urea dissolved. That is non-electrolyte. But it is written 1 gram of KCl, 1 gram of NaCl, K2SO4 or any other salt is given, then that is electrolyte. So for that type of calculation, a separate video is required. I will make in future, I think. So 1 gram of non-electrolytic solute dissolved in 50 gram of benzene. This is the solvent, mass of the solvent, lowers the freezing point of benzene by 0.40 K. This 0.40 K is the depression in freezing point. The freezing point depression constant or molar depression constant of benzene is 5.12 Kelvin kg per mole. Find the molar mass of solute. I am writing the equation, both the equation. One is delta TF is equal to Kf, it is mentioned, into M, that is molality. So by this data, that is the mass of solvent, this is the mass of solute, non-electrolytic solute. By this data we can calculate the value of M, and Kf value is already given. We can easily calculate the delta TF, but delta TF is given,
So we use this formula, delta TF is equal to 1000 into KF into WB, that is mass of solute in gram, MB mass of solute in gram per mole, WA मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। देखिए WB जब यूज करें वेट है, B जब यूज करें तो सॉल्यूट के लिए, A जब यूज करेंगे तो सॉल्वेंट के लिए आप मान के चलिए। M मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, MB लिखा है यहाँ पे, तो इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। इस फॉर्मूले को थोड़ा सा रीअरेंज कर लीजिए, इसको इधर और इसको यहाँ कर लें। तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 1000 इंटू KF इंटू WB बाई डेल्टा TF इंटू WA। ये तो इसी इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो बहुत आसान है। हमने इक्वेशन लिखा है MB जो कि हमें कैलकुलेट करना है 1000 इंटू KF इंटू WB बाई डेल्टा TF इंटू WA। ठीक है, 1000 KF का वैल्यू 5.12, WB मास ऑफ सॉल्यूट 1 ग्राम 1.00 ग्राम, डेल्टा TF दैट इज 0.4 केल्विन 40 केल्विन इंटू WA मास ऑफ सॉल्वेंट दैट इज 50 ग्राम। if you calculate this problem, you will get the mass is 256 gram per mole. In all the numerical problem, this molar mass of solute may ask you, it may in question rest of the value should be given. If delta TF is asked, then MB, KF, WB and WA must be given. So the questions related to the depression freezing point is quite easy. You can easily solve the problem. That's all.